नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष शर्मा। हैशटैग सेव लक्षद्वीप ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपने भी ज़रूर देखा होगा। क्या है ये मसला कि सेव लक्षद्वीप ट्रेंड होने लगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों ही भारत की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यहाँ बायोडाइवर्सिटी, नेचर और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ लोग शांति से जीने और प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ नेचर अपनी प्यूरेस्ट फॉर्म में है। लेकिन ऐसा क्या है कि अब लक्षद्वीप खतरे में है। ध्यान से सुनिए, लक्षद्वीप छोटे छोटे बेहद ही सुंदर 35 द्वीपों यानी कि आइलैंड से मिलकर बना है। ये एक बेहद ही छोटा सा एरिया है जहाँ की आबादी लगभग 65 से 70 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी यानी कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग एक छोटे से शहर जितना या उससे भी कम। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर नहीं है और यहाँ पर विधानसभा भी नहीं है, जैसा कि भारत के हर राज्य में होती है। लक्षद्वीप का पॉलिटिकल ढांचा 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, लक्षद्वीप की ओर से लोकसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, जो कि वर्तमान में एनसीपी से मोहम्मद फैजल है। दूसरा, लक्षद्वीप में खुद की लोकल सरकार होती है, मतलब पंचायत के रूप में। और तीसरा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप को लेकर जो कुछ भी बखेड़ा है उसका कारण इसी को ठहराया जा रहा है। तीसरा यह है कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा लक्षद्वीप में एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, जो कि लक्षद्वीप की सरकार के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। पिछले साल 2020 तक लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिनेश्वर शर्मा कार्यरत थे। प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर काम करने वाले अमूमन ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। दिनेश्वर शर्मा भी एक आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन दिनेश्वर शर्मा के देहांत के बाद प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि एक राजनेता हैं, उन्हें प्रशासक के तौर पर लक्षद्वीप में नियुक्त किया जाता है। प्रफुल्ल पटेल केवल लक्षद्वीप के प्रशासक ही नहीं है, वह दादरा व नागर हवेली और दमन दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पटेल के लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर पद पर नियुक्त होते ही पहला काम यह किया गया कि लक्षद्वीप की पंचायत सेक्टर से 5 महत्वपूर्ण पावर्स ले ली गई, जिनमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी है। और दूसरा नया कानून यह है कि लक्षद्वीप के जिस किसी भी नागरिक के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो लक्षद्वीप के पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। वैसे अगर आपको पता ना हो तो सुनिए, बीजेपी के 303 में से 96 यानी कि 96 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। अंदाजन बीजेपी के 1/3 एमपीज के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ लक्षद्वीप के लिए ही ऐसा बिना सिर और पांव का कानून क्यों बनाया गया। तीसरा कानून क्या है, जानिए। लक्षद्वीप की जनता कहती है कि प्रफुल्ल पटेल ने ही लक्षद्वीप में कोरोना संक्रमण फैलाया। वो कैसे? वो ऐसा इसलिए क्योंकि नए एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर प्रफुल्ल पटेल के नियुक्त होने से पहले कोरोना काल में लक्षद्वीप पर जाने के लिए कोविड टेस्ट होता था और 14 दिनों के लिए किसी भी यात्री को वहां पर जाने के बाद क्वारंटाइन किया जाता था। लेकिन पटेल के आने के बाद लक्षद्वीप जाने के लिए किसी को भी सिर्फ एक नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत है और फिर आप बिना किसी रोक टोक के किसी भी आइलैंड पर आ जा सकते हैं। जब देश कोरोना की पहली वेव को झेल रहा था, तब लक्षद्वीप में एक भी कोरोना का केस नहीं था। जनवरी 2021 में लक्षद्वीप में पहला कोरोना केस आया और आज के हालात यह हैं कि लक्षद्वीप में 8,780 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, चौथा है एंटी गुंडा एक्ट। अब आमतौर पर क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है तो पुलिस उसे पकड़ती है और अदालत में पेश करती है। फिर अदालत यह तय करती है कि वो इंसान दोषी है या नहीं। यदि कोई लक्षद्वीप में ऐसा करते पाया जाता है तो बिना किसी कोर्ट ट्रायल के 1 साल की कैद का प्रावधान है। ठीक ऐसा ही कानून 102 साल पहले 1919 में अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया था, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था बिना किसी कोर्ट ट्रायल के। आज 100 साल बाद भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसके मुताबिक सरकार को यह हक है कि वह किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती है बिना किसी कोर्ट ट्रायल के। यह कानून प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इन सब पे प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि लक्षद्वीप ने आज़ादी के 70 साल बाद तक विकास का मुंह तक नहीं देखा है और पटेल का प्रशासन केवल लक्षद्वीप का विकास करने की कोशिश कर रहा है। लक्षद्वीप में शराबबंदी थी, लेकिन पटेल ने वहां धड़ल्ले से शराब बेचने की परमिशन दी,
लक्षद्वीप की जनता कहती है कि पटेल के आने के बाद उन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल 2007 में गुजरात के हिम्मतनगर से एमएलए बने। फिर 2010 में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें गुजरात का गृह मंत्री बनाया गया। फिर 2014 में दमन दीव के प्रशासक के तौर पर प्रफुल्ल पटेल को नियुक्त किया जाता है और फिर 2016 में पटेल को दादरा नागर हवेली के प्रशासक के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है और फिर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक के तौर पर भी पटेल को नियुक्त किया जाता है। प्रफुल्ल पटेल हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं। 2019 में प्रफुल्ल पटेल की वजह से दमन दीव के कलेक्टर करण गोपीनाथन ने दबाव में आकर नौकरी छोड़ दी थी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पटेल को फटकार भी लगाई थी। फिर 2019 में दमन में 90 घरों को तोड़ा गया क्योंकि वो समुद्री किनारे पर थे और बताया गया कि यह सिर्फ विकास के लिए हो रहा है। जवाब में लोकल लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां के एमपी लालू पटेल ने वहां के कलेक्टर से रिक्वेस्ट की कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें आबादी में कहीं और रिस्टोर कर दिया जाए। कलेक्टर साहब ने जवाब में कहा कि वह लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब विरोध प्रदर्शन बढ़ा तो वहां के 2 सरकारी स्कूलों को अस्थायी जेल में बदला गया और विरोधियों को जेलों में भरा गया। और फिर इसी साल 2021 में फरवरी में दादरा नागर हवेली के 7 बार एमपी रह चुके मोहन देलकर, जो कि एक ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट भी थे, उन्होंने मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके के एक होटल में आत्महत्या कर ली। मोहन देलकर 15 पन्नों का एक सुसाइड लेटर छोड़ गए और उसमें नाम था प्रफुल्ल पटेल का। जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल का। देलकर के बेटे का आरोप है कि मोहन देलकर को परेशान किया जा रहा था और 25 करोड़ रुपयों की मांग की जा रही थी प्रफुल्ल पटेल द्वारा और धमकी दी जा रही थी कि मोहन देलकर पर एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का मुकदमा लगा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि यह किस तरह का विकास है और किसके लिए है, लोकल लोगों का विकास या कैपिटलिस्ट का विकास जो वहां आकर जमीन खरीद लेते हैं और पैसा समेटकर चले जाते हैं। यहाँ विकास किसका हुआ? क्या इस तरह के विकास से लक्षद्वीप की बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी? क्या वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बच पाएगी? क्या वहाँ के लोकल लोग इस तरह का विकास चाहते भी हैं? इन सभी सवालों का जवाब लक्षद्वीप के लोग चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।